सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी और इलेक्ट्रॉन के जो डिस्कवरर हैं वो कौन थे, जे थॉमसन थे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज की जब फाइंडिंग हुई थी, और कैथोड रेज हमने किस सेटअप या किस एक्सपेरिमेंटेशन से फाइंड आउट करी थी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंटेशन से फाइंड आउट करी थी। तो ये जो सेटअप हमने यहाँ बना रखा है ये क्या है, हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें कुछ कंपोनेंट है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है, और जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है, कैथोड से कनेक्ट होता है, और पॉजिटिव वाला एनोड से कनेक्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम पंप, क्योंकि इसमें हमने जो गैस फिल कर रखी है उसका प्रेशर आपको बिल्कुल लो करना होता है। तो उसके लिए हम किसके रिक्वायरमेंट लेते हैं, किसका यूज़ करते हैं, वैक्यूम पंप का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जो वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है बहुत हाई वोल्टेज होती है, ताकि जो हमारी गैस है वो बहुत ईजिली क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। हाई वोल्टेज पे गैस क्या होती है, ईजिली आयोनाइज हो जाती है। तो वोल्टेज कितनी अप्लाई कर रखी है हमने, 1000 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, और प्रेशर कितना लगा रखा है, 10⁻⁻² ATM। अब प्रेशर इतना लो क्यों करना होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की बीम हमारे पास प्रोड्यूस होती है, वो जब मूव करेगी तो उसके मूवमेंट को जो एयर के मॉलिक्यूल है वो उसको इम्पीड ना कर दें। ठीक है, तो क्योंकि जब मूव करेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल, अगर प्रेशर बहुत हाई है तो एयर के मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होंगे। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड करेगा, एयर के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और वो जो उसकी टारगेट साइड है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर लो करना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उनका फ्लो क्या हो, इम्पीड ना हो। क्लियर हो रहा है, इसलिए प्रेशर कितना लगा रखा है, 10⁻⁻² ATM यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रखा है। जैसे हम सेटअप को ऑन करते हैं हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कैथोड से एक स्ट्रीम ऑफ लाइट निकलती है जो कहाँ पे टर्मिनेट होती है, एनोड पे आके टर्मिनेट होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। सो द करंट फ्लोज थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है हमारे पास, कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है हमारे पास, एनोड। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो दीज रेज आर नोन एज कैथोड रेज। इन्हीं रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। अब इनको कैथोड रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कैथोड टर्मिनल से ओरिजिनेट होती है, और कहाँ पे टर्मिनेट होती है, एनोड टर्मिनल पे ये टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो कैथोड से ओरिजिनेशन है, इसलिए क्या होती है, कैथोड रेज होती है। अब इनका जो फ्लो होता है वो चेक कर सकते हैं हम क्या लगा के, परफोरेटेड एनोड लगा के। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाते हैं, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जब कोई चीज़ हिट करी तो वहाँ पे सेंटिलेशन होती है, स्पॉट्स बनते हैं, ब्राइट स्पॉट। ठीक है, तो इससे हमें प्रूफ मिल जाता है कि डेफिनेटली कैथोड में से कुछ मूव करके कहाँ पे गया है, एनोड की तरफ गया है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हमारे पास क्या है, कैथोड टर्मिनल था और हमारे पास एनोड टर्मिनल था। एनोड पे हम जिंक सल्फाइड की लेयर लगाते हैं, सिंटिलेटिंग मटेरियल होता है। तो कैथोड से जब रेज निकलती हैं तो ZNS की जो स्क्रीन होती है उस पर क्या बन जाते हैं, ब्राइट स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्राइट स्पॉट हमें क्या बता रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, कोई पार्टिकल है जो किस पे हिट कर रहा है, हमारी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे हिट कर रहा है, और पार्टिकल हमारे पास कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हो रहा है। वैसे की जो स्ट्रीम ऑफ लाइट हमारे पास मूव कर रही है, कैथोड रेज उसको हम लोग बोल रहे हैं, तो जब ये सामने वाले सिंटिलेटिंग मटेरियल दैट मींस जिंक सल्फाइड से हिट करती है तो वहाँ पे क्या होता है, स्पॉट आते हैं। ठीक है, वो स्पॉट क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या रखा गया है, इलेक्ट्रॉन रखा गया है। क्लियर हो रहा है। नाउ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कैथोड रेज की, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये किस लाइन में ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, तो हम क्या करते हैं, कैथोड रेज जो मूव कर रही है इसके पाथ के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, शैडो बन जाती है। तो शैडो तभी पॉसिबल है जब स्ट्रीम ऑफ लाइट है वो किस में मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। ठीक है, तो कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड होता है ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करती है। तो दे शो हीटिंग इफेक्ट कैसे, अगर इनके पाथ के बीच में आप कोई मेटल की फॉइल रख दो, ठीक है, मेटल की फॉइल रखते हैं, तो जैसे ही कैथोड रेज मेटल फॉइल पे हिट होती हैं तो मेटल फॉइल क्या होती है, हमारी हीट अप हो जाती है। ठीक है, तो दिस मेटल फॉइल विल गेट हीट अप, जिसकी वजह से हमें प्रूफ मिलता है कि ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करती हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव करने से शैडो को भी कास्ट करती हैं। तीसरी जिसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करो तो ये भी प्रूफ होता है, तीसरा पॉइंट की ये नेगेटिवली चार्ज रेज होती हैं। अगर इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करते हो तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो किस तरह बैंड आउट हो जाता है, प्लस की तरफ बैंड आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। क्लियर हो रहा है। तो जैसे स्ट्रीम ऑफ लाइट मूव करेगी तो वो किस तरह बैंड आउट हो जाएगी, प्लस वाली साइड मूव कर जाएगी। इसका मतलब ये जो कैथोड रेज हैं किस टाइप के चार्ज कैरी कर रही है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है। जब इन रेज को हम किससे पास करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, तो जो बिहेवियर एक नेगेटिव पार्टिकल का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, वही बिहेवियर किसका होता है, कैथोड रेज का होता है। इससे भी प्रूफ मिलता है कि ये कैसे चार्ज कैरी कर रही है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है। ठीक है, तो जैसे हम कैथोड रेज को पास करेंगे तो दे विल मूव या बेंड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल की साइड क्या होती है, मूव आउट कर जाती है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, जो इसकी चार्ज बाय मास रेशियो होती है। चार्ज को
E बोलते हैं, मास को M बोलते हैं, तो उसकी E/M रेशियो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द नेचर ऑफ गैस टेकन। कोई भी गैस इसमें आप कंज्यूम करवा लो, कोई भी गैस इसमें आप यूज़ करवा लो, जो E/M रेशियो कभी चेंज नहीं होती। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन गैस थी। जैसे हमने इसको आयोनाइज किया मतलब उसको हमने हाई वोल्टेज पे रखा, लो प्रेशर पे रखा, तो उसके जो मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए, आयोनाइज हो गए हाइड्रोजन गैस के। मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉन था वो नॉकआउट होकर बाहर निकल गया है, ट्यूब के अंदर आ गया है। क्लियर हो रहा है? जब वो इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब के अंदर आया, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब के अंदर आया तो उस इलेक्ट्रॉन को किसने अट्रैक्ट किया अपनी साइड? एनोड ने अट्रैक्ट किया, ठीक है, क्योंकि एनोड पे प्लस था और नेगेटिव किस पे था? इलेक्ट्रॉन पे था। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता ही क्या होता है, चार्ज भी आपको पता ही क्या होता है। तो आपने हाइड्रोजन को हटाया और उसके प्लेस पर नियॉन गैस डाली। नियॉन का भी क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास फिर से क्या होगा? सेम, और चार्ज फिर से क्या होगा? सेम। तो आप कोई सी भी गैस लो, हर एक केस में यहाँ पे क्या नॉकआउट होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही नॉकआउट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, और चार्ज भी क्या होता है? कांस्टेंट, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हर एक केस में हर एक गैस का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है। तो जो हम चार्ज बाय मास रेशियो निकालते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की, हमेशा वो क्या निकल के आएगी? कांस्टेंट निकल के आएगी। इसलिए यहाँ पे जो E/M रेशियो होती है वो गैस के नेचर से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, बिकॉज दे आर कैरिंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हर एक के लिए क्या होता है? सेम होता है। क्लियर हो रहा है? ना हम चार्ज बाय मास रेशियो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो उसके लिए एक अलग से सेटअप होता है, बट हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसका जो कंक्लूजन है उस पर डील करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ सेटअप है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसमें एक्सटर्नल सप्लाई भी दे रखी है हमने, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, जहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे जो आपकी रे ऑफ लाइट है मूव करके किस किस स्पॉट पे हिट होती है। ठीक है, तो थॉमसन ने शो किया था कि जो अमाउंट ऑफ डेविएशन होती है पार्टिकल की उनके पाथ से इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट होती है। जिसका पहला फैक्टर हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होता है हमारे पार्टिकल पर, उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलती है? डिफ्लेक्शन मिलती है। मोर इज द नेगेटिव चार्ज, मोर इज द डिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो चार्ज के साथ डिफ्लेक्शन किस रिलेशन में होती है? डायरेक्ट रिलेशन में होती है। सेकंड फैक्टर होता है मास। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ना मूव करके जाना है, और कोई चीज़ जितनी हैवी होती है उसकी मूवमेंट क्या होती है? उतनी डिफिकल्ट होती है। तो मास के साथ रिलेशन कैसा निकल के आएगा? इनवर्स निकल के आएगा डिफ्लेक्शन का। तो जितना हायर मास होगा उतना लोअर डिफ्लेक्शन होगा, जितना हायर चार्ज होगा उतना हायर डिफ्लेक्शन होगा। तीसरा फैक्टर हमारे पास होता है स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की या फिर मैग्नेटिक फील्ड की। तो तीसरा फैक्टर हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली जितना स्ट्रॉन्गर हमारे पास फील्ड होगा उतनी ही ज़्यादा हमें क्या मिलने वाली है? डिफ्लेक्शन मिलने वाली है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन शोन बाय नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज उतनी स्ट्रॉन्गर क्या दिखाता है? डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो जब सेटअप स्टार्ट हुआ, हमने एक्सपेरिमेंटेशन को स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि हमें 3 स्पॉट मिलते हैं, 3 सिंटिलेटिंग स्पॉट मिलते हैं ABC। जब कोई भी फील्ड हमने नहीं लगा रखा होता है, इसका मतलब हमारी कैथोड रे स्ट्रेट लाइन मूव कर गई है, तो किस स्पॉट पे हिट करती हैं? A वाले स्पॉट पे हिट करती हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होता है हम लोगों ने, तो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होती है, वो किस स्पॉट पे हिट करती हैं? C स्पॉट पे हिट करती हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया होता है तो किस स्पॉट पे हिट करती हैं? वो B स्पॉट पे हिट करती हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन आपको मिलता है, उन्हीं की कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाते हैं कि E/M रेशियो कितनी होती है। ठीक है, तो बाय कैलकुलेटिंग द डिफ्लेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, E/M रेशियो कितनी आती है काउंट करके? E/M रेशियो जो आती है वो कितनी होती है? 1.758820 × 10⁻11 कूलम पर kg, जहाँ पे Me क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन kg में होता है, और E क्या होता है उस टाइम? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन कूलम। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसके थ्रू हुई थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी एनोड रेस की डिस्कवरी के बाद। एनोड रेस की डिस्कवरी भी किसके थ्रू होती है? डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू ही हुई थी, बट उसका एक मॉडिफाइड वर्जन यहाँ पे यूज किया गया था, और वो मॉडिफाइड वर्जन सिर्फ कहाँ पर था? कैथोड में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था। कैथोड किस नेचर का था? परफोरेटेड नेचर का था। ठीक है, तो इन 1886 गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी करी थी? एनोड रेस की डिस्कवरी करी थी, और अल्टीमेटली फिर किसकी डिस्कवरी हो गई थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, तो एनोड रेस वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो हमने क्या देखा? जैसे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं, तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एट लो प्रेशर हम क्या करते हैं? न्यू टाइप की रे को देखते हैं जो स्ट्रीम होती है कहाँ से? एनोड से, और कहाँ पे जाके हिट करती है? कैथोड पे हिट करती है। ठीक है, तो न्यू टाइप ऑफ रे स्ट्रीम बिहाइंड द कैथोड। कैथोड की तरफ जाने वाली कुछ रेज हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं।
तो कैथोड रेज कौन सी रेज थी जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही थी और कहाँ जा रही थी, एनोड वाली साइड जा रही थी। तो एनोड रेज कौन सी रेज हो जाएंगी जो किस तरफ जाती है, कैथोड की साइड जाती हैं, ठीक है। तो कैथोड की साइड जा रही है तो उन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो दीज रेज आर नोन एज एनोड रेज। क्लियर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एनोड रेज। तो एक्चुअली में एनोड रेज आती कहाँ से है, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। सपोज आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, फिर स्ट्रीम बन के कहाँ मूव करता है, एनोड की तरफ जाता है। और पीछे क्या मिलेगा आपको, एक पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, जो इस केस में कौन था हमारे पास, कैथोड। क्लियर हो रहा है, और ये हमारे पास कौन सी रेज होती है, एनोड रेज होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या होती हैं कि ये हमेशा फिर से किस में ट्रैवल करती हैं, दे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगी, कैथोड रे से मैच करती हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, इनके पास भी मटेरियल पार्टिकल, उसका नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन रखा गया है। अभी उसके बारे में देखेंगे। ये भी डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, बट किस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, नेगेटिव साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि प्लस चार्ज कैरी कर रही होती हैं। अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्यों डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये फिर से क्या कैरी कर रही हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट फिर से हमारे पास किसके आ जाते हैं, कैथोड रेज वाले ही आ जाते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। इनकी E/m रेशियो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस टेकन पे डिपेंडेंट होती है। कैथोड रेज में ऐसा नहीं था, आप कोई सी भी गैस ले लो, E/m रेशियो पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्या लिबरेट होता है, इलेक्ट्रॉन ही लिबरेट होता है। और कैथोड रेज कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। जो एनोड रेज है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती हैं, पॉजिटिव चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती हैं, ठीक है। अब सपोज अपने हाइड्रोजन गैस ली, तो हाइड्रोजन गैस के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। जैसे हमने क्या किया, गैस को आयनाइज किया, उसका एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होकर बाहर चला गया और हमें सिर्फ क्या मिला, एक H+ साइन मिला, जो ऑब्वियसली किस तरह मूव करेगा, कैथोड वाली साइड मूव करेगा और वो क्या बना लेगा, एनोड रेज बना लेगा, ठीक है। बट सपोज अपने H2 के प्लेस पे, अपने हाइड्रोजन के प्लेस पे कौन सी गैस यूज़ कर ली, हीलियम गैस यूज़ कर ली। अब हीलियम का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नॉकआउट होगा। अब जो पीछे आपको चार्ज मिलेगा, ठीक है, उस चार्ज का मास ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जब हीलियम के इलेक्ट्रॉन आप नॉकआउट कर दोगे तो हीलियम का मास कितना होता है, 4। तो न्यूक्लियस में तो कोई चेंज नहीं आता है ना, आपको पता होगा जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो सिर्फ नॉकआउट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, तो मास नंबर में तो चेंज आने नहीं वाला। तो आप कौन मूव करके जा रहा है, हीलियम का आयन मूव करके जा रहा है, और उस पर चार्ज भी ऑब्वियसली क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लीव कर सकता है। तो उस पर +2 चार्ज आ गया और उसका मास कितना होता है, 4 होता है। तो उसका मास और चार्ज दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। और आप तीसरी गैस कोई ले लो, सपोज आप नाइट्रोजन ले लो, आप ऑक्सीजन ले लो, तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा उस पर चार्ज भी डिफरेंट होगा और उसका मास भी डिफरेंट होगा। इसलिए जो उसकी E/m रेशियो होती है वो क्या होती है, नेचर ऑफ गैस टेकन पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। क्लियर है। नाउ ये देखा गया जब E/m रेशियो की कैलकुलेशन करी गई डिफरेंट गैसेस के लिए, तो हाईएस्ट किसके लिए निकल के आती है, H2 गैस के लिए निकल के आती है। तो H2 गैस का जो पॉजिटिव आयन आपको मिलता है बिल्कुल लाइटेस्ट वेट का होता है, और इसी पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस के पॉजिटिव आयन होते हैं, डेट मीन्स H+ आयन ये क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये थी हमारे पास एनोड रेज। नाउ लास्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जेम्स कैडविक ने करी थी। किस ईयर में इसकी डिस्कवरी हुई थी, 1932 में इसकी क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। डिस्कवरी के लिए क्या करा गया था, हमने यहाँ पे एक बेरिलियम का एटम लिया था जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9 होता है। जब इसको हमने किससे बम्बार्ड करवाया था, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करवाया था। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम की न्यूक्लियाई होती है। तो ये देखा गया जो बेरिलियम है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन के अंदर, और साथ में एक पार्टिकल इजेक्ट होता है जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन होती है, न्यूट्रॉन को इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। एंड इट इज एज्यूम्ड दैट अ न्यूट्रॉन इज अ रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ज्वाइन करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, एक न्यूट्रॉन मिलता है, ठीक है। न्यूट्रॉन बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये डिके कर जाता है, ये फिर से ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। और इसकी जो हाफ लाइफ है वो बिल्कुल ही कम होती है, 20 मिनट्स क्या होती है इसकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है। समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना होता है हमारे पास, 9.1 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना होता है, नेगेटिव में 1.6 × 10⁻19 कूलम।
मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.673 10 की पावर -27 kg। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट ही होता है बट पॉजिटिव में होता है। न्यूट्रॉन का मास वैसे तो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के साथ सिमिलर ही होता है बट डिफरेंस कहाँ पर आता है 1.675 हो जाता है, वो 3 था, ये क्या हो जाता है 5। एंड चार्ज तो आपको पता है न्यूट्रॉन पे कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। सो दैट्स आर इट गाइस, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।